हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट बी का पेपर 1 का स्टूडेंट PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका सेट नंबर क्या है 22 है। इसमें आपका स्टूडेंट क्या है 10 प्रॉब्लम दिया गया। 10 प्रॉब्लम क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। चलो स्टूडेंट, ये 10 प्रॉब्लम है। 10 प्रॉब्लम में बेहद कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे स्टूडेंट कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में आएगा स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। इस तरह का कॉन्सेप्ट को बार बार क्या करना, रिविजन करना है। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम को देखते हैं। इन ए डीसी जनरेटर, कैसा जनरेटर है आपका डीसी जनरेटर है। ब्रशेस आर मेड ऑफ, डीसी जनरेटर में जो ब्रश होता है वो किसका बना हुआ रहता है स्टूडेंट, वो आपसे पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में जो ब्रश है वो किसका बना रहता है। तो आपको बोलना कार्बन या ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। तो आपको सीधी भाषा में इस तरह का प्रॉब्लम का आंसर को याद रखना है स्टूडेंट के जो डीसी आपका डीसी जनरेटर जो होता है उसमें ब्रश जो होता है वो आपका क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम के आंसर को क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि इन ए डीसी जनरेटर ब्रशेस आर मेड ऑफ, ब्रश किसका बना रहता है तो आपको याद रखना होगा कार्बन और किसका बना रहता है, ग्रेफाइट का बना रहता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, आप देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर को देखते हैं कि 2 का आंसर क्या होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। For the non-inverting amplifier as shown in figure, find the closed loop voltage gain। अब देखो स्टूडेंट, ये किस तरह का आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो आपको पढ़ा चुके थे, जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि इस तरह का ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो इनपुट जो अप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल में हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। निगेटिव को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। जहां पर इनपुट दिया जाएगा स्टूडेंट वही आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव में इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा। सीधी भाषा आपको याद रखना है। इस तरह का एम्पलीफायर का यदि वोल्टेज गेन निकालने के लिए बोले स्टूडेंट तो आपको वोल्टेज गेन कैसे निकालना होगा, तो एक फॉर्मूला बताए थे, बेहद कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बताए थे। उस फॉर्मूला को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। यदि वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब जाके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, यदि आपको याद भी नहीं है तो आप अभी हम बताते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर अब देखो स्टूडेंट, यदि कोई आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह का फिगर दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका क्या है, भी इन है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो आपका क्या इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 10 किलो ओम। 10 किलो ओम दिया गया है, उसके साथ ये क्या है आपका ग्राउंड कनेक्टेड है स्टूडेंट। यहाँ पर एक फीडबैक एलिमेंट है जो आपका इनपुट को आउटपुट के साथ क्या कर रहा है, कनेक्टेड कर रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो दिया गया स्टूडेंट 100 किलो ओम दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब चीजों को समझने का कोशिश करो। अब देखो स्टूडेंट, इसका क्या बोल रहा है, वोल्टेज गेन बोल रहा है। इसका मतलब वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग बाय क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग बाय क्या होता है, इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वोल्टेज गेन बोलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, यहाँ पर यदि Vin है तो यहाँ पर भी क्या होगा, Vin होगा। आपको बता चुके हैं, ये आपका क्या होगा, जीरो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर क्या होगा, V0 होगा। अब देखो स्टूडेंट, नोड लगाएंगे एट द पॉइंट ए। इस पॉइंट में यदि हम लोग नोड लगाएंगे, ये पॉइंट आपका ए कंसीडर कर लिए, तो हम लोग लगाएंगे अप्लाइंग द नोड एनालिसिस एट द पॉइंट ए। लिखो अप्लाइंग नोड एनालिसिस एट पॉइंट ए पॉइंट में नोड एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा आपका Vin माइनस क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका 10 किलो ओम, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा आपका Vin माइनस क्या हो जाएगा, V0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 100 किलो ओम आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर यदि सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 100 किलो ओम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vin हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Vin माइनस क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 Vin माइनस क्या हो जाएगा, V0 क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 11 Vin
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 हो जाएगा। तो 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 बटा क्या हो जाएगा V इन आ जाएगा। ठीक है, V0 बटा V इन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, वोल्टेज गेन बोल सकते हैं। इसका मतलब AB का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा 11 आएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल हम लोग सॉल्व किए थे, इस प्रॉब्लम का जो आंसर आया स्टूडेंट वो आपका क्या आ गया 11 आ गया। इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना होगा, इसी तरह याद रखना होगा। बट आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला आपको बता चुके थे। V0 इज इक्वल टू जब क्लास ले रहे थे तो V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R इन गुना क्या बताए थे V इन बताए थे। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या होगा V0 बटा क्या हो जाएगा V इन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा RF बटा क्या हो जाएगा R इन हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 100 किलो ओम बटा कितना हो जाएगा 10 किलो ओम। इसका मतलब स्टूडेंट किलो किलो कैंसिल हो गया, 10 10 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज गेन का वैल्यू जो होगा स्टूडेंट क्या होगा 11 होगा। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक करके सॉल्व करके आप क्या करोगे आंसर को निकालोगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना याद रखना। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है स्टूडेंट, तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो आराम से सॉल्विंग कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, यदि आपका इसमें यदि हम लोग कुछ चेंजिंग करते हैं, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग के जगह पर यदि इन्वर्टिंग होता, इसका प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये आपका क्या नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है, तब 11 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम इस प्रॉब्लम को चेंज कर रहे हैं। यदि आपका इन्वर्टिंग होता है, यहाँ पर इन्वर्टिंग होता और वोल्टेज गेन दिया जाता और यहाँ पर आपका यहाँ पर पूछता है स्टूडेंट V इन यहाँ पर रहता और ये आपका टर्मिनल ग्राउंड होता, ये आपका ग्राउंड होता, तो आपसे पूछता वोल्टेज गेन क्या होगा स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हो जाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला होता है V0 इज इक्वल टू RF बटा क्या हो जाता R इन और गुना क्या हो जाता V इन। इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब V0 बटा V इन इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट माइनस RF बटा क्या हो जाता है R इन हो जाता है। इसको आपको याद रखना होगा। इसको मॉड ले लेते, इसको मॉड ले लेते स्टूडेंट, तो वोल्टेज गेन AB इज इक्वल टू क्या होता है RF बटा R इन होता। RF का वैल्यू क्या दिया गया है 100 किलो ओम और R इन का वैल्यू 10 किलो ओम दिया गया स्टूडेंट। तो ये आंसर कट जाता है, ये कट जाता है, आंसर होता 10। इसका मतलब है ये यदि यहाँ पर इन्वर्टिंग होता और सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंजिंग रहता तो स्टूडेंट आंसर हो जाता आपका बी। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। यदि आपका ये इन्वर्टिंग होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 10 और यदि स्टूडेंट ये नॉन इन्वर्टिंग होगा तो आंसर होगा 11। तो आपसे पूछा गया था नॉन इन्वर्टिंग, इसीलिए ये प्रॉब्लम का आंसर होगा 11, क्योंकि हम दोनों कंडीशन को बता दिए। यदि इस दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम पूछा जाता तो आपका इस तरह करके सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट। चलो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना नोट कर लेना है। ये आपका इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो 11 होगा। यदि आपका इन्वर्टिंग हो जाता तो आंसर होता 10, वो भी सॉल्व करके बता दिए। ये दोनों केस को आपको क्या करना है याद रखना है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का केस को याद करके रखना है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि आपको हम फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं, आप फॉर्मूला को आप याद करके रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा एग्जाम हॉल में बेनिफिट हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट यदि नॉन इन्वर्टिंग रहता, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहेगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहेगा तो इसका फॉर्मूला को आपको क्या करना नोट करना। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो फॉर्मूला का होता है V0 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1 प्लस RF फीडबैक रेजिस्टेंस, R इन जो होता है वो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, गुना क्या होता है स्टूडेंट V इन होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे वोल्टेज गेन, तो V0 आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस RF बटा क्या हो जाएगा R इन हो जाएगा। इसको आपको क्या करना याद रखना है। इसी को बोलेंगे स्टूडेंट वोल्टेज गेन, इसी को क्या बोलेंगे वोल्टेज गेन बोलेंगे। ठीक है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस RF बटा क्या हो जाएगा R इन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या करना याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि स्टूडेंट आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहेगा, ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करना रिटर्न करना। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहेगा तो इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन V0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस RF बटा कितना हो जाएगा R इन हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा V इन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि वोल्टेज गेन बोलेगा तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग बाई इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है माइनस RF बटा कितना होता है R इन होता है। इसका मतलब स्टूडेंट गेन कभी निगेटिव नहीं होता, इसको क्या कर लेंगे मॉड कर लेंगे, तो V0 बटा V इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको याद रखना होगा RF बटा कितना हो जाएगा R इन हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कर लेंगे तो मॉड। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा वोल्टेज गेन हो जाएगा। तो AB का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा RF बटा कितना हो जाएगा
आर इन हो जाएगा, और मोड ले लेंगे, यदि निगेटिव वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये आपका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। यदि इसका सर्किट पूछे तो सर्किट का डायग्राम भी आपको याद रखना होगा, तो याद रख सकते हैं। ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज देते हैं, वो आपका क्या होता है, वी इन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, ये टर्मिनल ग्राउंड होता है, ये आपका क्या होता है, आर इन होता है, और यहाँ से हम लोग कनेक्टेड करते हैं स्टूडेंट फीडबैक रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, आर एफ बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया, इस सर्किट का इस कॉन्सेप्ट का सर्किट डायग्राम हो गया। इन्वर्टिंग बोलेगा स्टूडेंट, तो ये क्या करना है, ऐसे करना है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका टर्मिनल क्या होता है, ग्राउंड होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, आर इन होता है, यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक होता है। ये आपका आर एफ हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आर इन हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट देंगे, वो आपका वी इन हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, आउटपुट होगा। इसका जो फिगर होगा ये होगा, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आप नोट करना चाहते हो तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करो, नोट कर लो। ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये फिगर है, और ये क्या है, आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन है। ये आपका वोल्टेज गेन का क्या है, एक्सप्रेशन है, इसको याद रखोगे। ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये इसका फिगर है, इसका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये स्टूडेंट, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला ये होगा, ए भी इज इक्वल टू आर एफ बाई क्या होगा, आर इन होगा। इसको याद रखोगे। डायरेक्ट फॉरवर्ड यदि प्रॉब्लम में वोल्टेज गेन निकालने के लिए बोलेगा तो हम इस तरह करके क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूला में बैठा के। चलो स्टूडेंट आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। अब देखो स्टूडेंट, पॉलीस्टीरीन, अब देखो स्टूडेंट, पॉलीस्टीरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉलीस्टीरीन किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तो सेमीकंडक्टर का तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, और क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, और सेलेनियम हो जाएगा, जो पिछले क्लास में आपको बताए थे। इसका मतलब सुपर कंडक्टर भी नहीं होगा स्टूडेंट, कंडक्टर भी नहीं होगा। पॉलीस्टीरीन जो एग्जाम्पल होता है वो किसका होता है, इंसुलेटर का होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको याद रखना होगा, यदि इस तरह का प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दे कि पॉलीस्टीरीन किसका एग्जाम्पल है, तो आपको टिक करना होगा इंसुलेटर में। चलो स्टूडेंट, अब 4 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पोलैरिटी का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस रूल का यूज करते हैं स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। इसको आपको याद रखना होगा स्टूडेंट कि हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल का यूज करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पोलैरिटी क्या है। तो इसका पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस प्रॉब्लम को क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ 2 तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल। केसीएल जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है, केवीएल जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है। ये दोनों ही लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपका किरचॉफ लॉ को भी क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखो स्टूडेंट 5 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अब देखो 5 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए हाइब्रिड वीआर स्टेपिंग मोटर has 8 man pole which has been consolidated to have 5 teeth each. If the rotor has 50 teeth, calculate the stepping angle. Stepping angle निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा। क्या होगा, 5 नंबर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्टेपिंग एंगल। बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टेपिंग एंगल का फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाके ये प्रॉब्लम क्या होगा, बनेगा। स्टेपिंग एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर माइनस क्या होता है, एन एस डिवाइडिंग बाई क्या होता है, एन आर गुना क्या होता है, एन एस गुना क्या होता है स्टूडेंट, 360 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला इसको याद रखना है, ठीक है। एन आर का मतलब क्या होता है, तो एन आर का मतलब होता है आपका रोटर टीथ। क्या होगा, रोटर टीथ मतलब कितना रोटर का कितना टीथ है, तो एन आर मतलब रोटर का हो जाएगा, और एन एस मतलब हो जाएगा सिंक्रोनस। एन एस का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंक्रोनस हो जाएगा। सिंक्रोनस हो जाएगा, सिंक्रोनस टीथ हो जाएगा। एनआर का मतलब रोटर टीथ हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, रोटर का कितना टीथ दिया गया, 50 दिया गया। इसका मतलब एनआर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सिंक्रोनस आपको स्टेट में नहीं दिया गया बट डायरेक्ट दिया गया। 8 मैन पोल है व्हिच हैज बीन कॉन्स्टलेटेड 5 टीथ, मतलब पोल और टीथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंक्रोनस का टीथ निकल जाता है। तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 5,
तो 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट एनआर का वैल्यू 50 है, एनएस का वैल्यू कितना है 40 है। चलो फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, स्टेपिंग एंगल बीटा, स्टेपिंग एंगल को सूचित करेंगे स्टूडेंट किससे, बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एनआर, एनआर कितना का वैल्यू है 50, एनएस का वैल्यू कितना आया 40, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट 50 गुना कितना लिखेंगे 40, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 360। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, 50 में से 40 जाएगा 10 होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा 50 गुना कितना हो जाएगा 40 और गुना क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 36 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4 नमा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 भागा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.8 एंगल हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर होगा स्टूडेंट 1.8 डिग्री, 1.8 डिग्री होगा, 1 पॉइंट क्या होगा 8 डिग्री होगा। स्टेपिंग एंगल का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 1.8 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम को याद रखने के लिए इसी तरह करना होगा। इसका प्रॉब्लम का फॉर्मूला जो है ये है एनआर माइनस एनएस डिवाइडिंग बाई एनआर गुना क्या है एनएस है। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। तो 5 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। चलो आगे क्यों चलते हैं, 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज हैज द हाईएस्ट रेटिंग। अब देखो स्टूडेंट 5 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है, एनआर माइनस एनएस डिवाइडिंग बाई एनआर गुना एनएस गुना 360 डिग्री। एनआर का मतलब होता है रोटर टीथ और एनएस का मतलब सिंक्रोनस टीथ। रोटर टीथ दिया गया 50, सिंक्रोनस दिया गया 8 गुना 5 कर लेंगे, पोल गुना टीथ, तो मतलब 8 गुना 5 40 हो जाएगा। वैल्यू को पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1.8 डिग्री आएगा। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 5 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिए स्टूडेंट। अब आपको आते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम। 6 नंबर को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज हैज हाईएस्ट रेटिंग। हाईएस्ट रेटिंग किसका होता है स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग जो होता है वो क्या होता है पोल का होता है। उसके बाद आपका क्या होता है स्टूडेंट मीटर का होता है, याद रखेगा मीटर बोर्ड का होता है, मीटर बोर्ड का होता है, पोल का होता है, उसके बाद मीटर बोर्ड का होता है। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्या होता है मेन सर्किट फ्यूज का होता है, मेन सर्किट का होता है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है सब सर्किट का होता है। उसके बाद क्या होता है सब सर्किट का। सबसे ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे हाईएस्ट फ्यूज रेटिंग किसका होगा स्टूडेंट पोल फ्यूज का होगा। सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट रेटिंग फ्यूज किसका होगा, तो हाईएस्ट रेटिंग फ्यूज जिसका होगा वो आपका क्या होगा पोल फ्यूज का होगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर में आएगा स्टूडेंट मीटर बोर्ड का आएगा, उसके बाद मेन सर्किट का आएगा, उसके बाद सब सर्किट फ्यूज का आएगा। ये आपको सीरीज याद रखना है स्टूडेंट। ये आपका स्ट्रेंथ वाइज आपका ऑर्डर है। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मतलब फ्यूज रेटिंग सबसे ज़्यादा किसका होगा पोल का होगा, उसके बाद मीटर बोर्ड का होगा, उसके बाद मेन सर्किट का होगा, उसके बाद सब सर्किट का होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा बी होगा। क्या बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज हैज द हाईएस्ट रेटिंग। तो आपको याद रखना पोल फ्यूज का रेटिंग जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल फ्यूज का होता है। यदि स्टूडेंट हाईएस्ट ने पूछ के लोएस्ट पूछता है तो आपका हो जाता है सब सर्किट फ्यूज का होता है। क्या होता है सब सर्किट फ्यूज का होता है। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम का आंसर को जब आप डायरेक्ट नहीं याद कर पाओगे तब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और याद रहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब देखो स्टूडेंट 7 नंबर ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द मिनिमम साइज ऑफ ए कॉपर स्ट्रिप टू बी यूज्ड एज एन अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी। मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड में जो आपका कॉपर स्ट्रिप का जो यूज करते हैं स्टूडेंट उसका मिनिमम साइज कितना रहता है। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यदि आपका स्ट्रिप यदि कॉपर का रहे, कॉपर स्ट्रिप रहे तो इसका जो आपका साइज होगा स्टूडेंट वो 25 mm 25 mm गुना क्या हो जाएगा 25 mm गुना क्या हो जाएगा 25 mm गुना क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1.6 mm हो जाएगा। इसको याद रखोगे। यदि कॉपर स्ट्रिप रहेगा तो इसका जो साइज होगा 25 mm गुना क्या हो जाएगा 1.6 mm हो जाएगा। यदि स्टूडेंट एल्युमिनियम स्ट्रिप रहता तो इसका जो होता है 25 mm गुना क्या हो जाता 4 mm हो जाता। इसको आप याद रखोगे, ठीक है। यदि एल्युमिनियम का रहता तो 25 mm गुना क्या होगा 4 mm होगा। यदि कॉपर स्ट्रिप है इसलिए इसका जो आंसर होगा 25 mm गुना 1.6 mm होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के आंसर को आपको याद रखना होगा कि आपका कॉपर स्ट्रिप का जो साइज होगा वो कितना होगा तो 25 mm गुना 1.6 mm होगा। और यदि एल्युमिनियम स्ट्रिप पूछता तो 25 mm गुना क्या होता 4 mm होता। इसको याद रखोगे। 8 नंबर प्रॉब्लम को याद रखना स्टूडेंट। यदि एक डायोड दिया गया है, यहाँ पर एक सिंबल इस तरह दिया गया है। ये डायोड किसको सूचित कर रहा है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। तो आपको बोल रहे हैं स्टूडेंट ये जो आपका डायोड होता है, बार बार बोल रहे हैं, हम पिछले क्लास में भी बोले थे
ये वेक्टर डायोड का क्या होता है, सिंबल होता है। ये आपका वेक्टर डायोड का क्या होता है, सिंबल होता है। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि स्टूडेंट जेनेट डायोड होता है तो जेनेट डायोड का जो सिंबल होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो सिंबल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, याद रखना है। आपको नोट करना है तो नोट कर लो, ये जेनेट डायोड का क्या होता है, सिंबल होता है। ये आपका जेनेट डायोड हो गया, ठीक है। यदि स्टूडेंट इस तरह का डायोड का सिंबल रहता है, इस तरह करके रहता, इस तरह करके रहता, तो ये आपका क्या होता है, ये होता है टनल डायोड। सभी डायोड का सिंबल को याद रखना, यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि स्टूडेंट डायोड यदि इस तरह रहता, इस तरह रहता और लाइट यदि अंदर की ओर जाता, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट फोटो डायोड। इसी को क्या बोलते हैं, फोटो डायोड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपका इस तरह करके डायोड का सिंबल होता है और यदि लाइट यदि बाहर की तरफ जाता तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। इसी को बोलते हैं एलईडी। इसका मतलब है इस सिंबल को याद रखना स्टूडेंट, इस सिंबल को याद रखना, इस सिंबल को याद रखना, इस सिंबल को याद रखना, इस सिंबल को याद रखना है। ये सारे सिंबल से आपका एग्जाम हॉल में एक प्रॉब्लम 100% श्योर है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस तरह का सिंबल को वेक्टर डायोड बोलेंगे, इस तरह का सिंबल को जेनेट डायोड बोलेंगे। जेनेट डायोड का जेड आकृति होगा तो जेनेट डायोड बोलेंगे। यही जेड आकृति ना होकर ये वाला सिंबल यदि इधर आ जाएगा, सिंपल आकृति हो जाएगा तो ये टनल डायोड हो जाएगा। यदि लाइट यदि अंदर की तरफ जाएगा तो फोटो डायोड होगा, लाइट यदि बाहर की तरफ जाएगा तो एलईडी होगा। ये आपको चारों डायोड, ये सब डायोड का कॉन्सेप्ट को याद रखना है और आपका सिंबल को याद रखना, रिप्रेजेंटेशन को याद रखना। चलो स्टूडेंट 9 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यदि आपको नोट करना तो नोट कर सकते हो। ये 8 नंबर का प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है। अब देखो स्टूडेंट 9 नंबर प्रॉब्लम जो है वो बेहद कॉन्सेप्चुअल है। इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 9 नंबर का प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है, उस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट कैसे है इस प्रॉब्लम का, 2 कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस। 2 कॉइल है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ऐसे करके है 2 कॉइल है, वो आपका क्या सेल्फ इंडक्टेंस है। चलो सेल्फ इंडक्टेंस है, चलो ठीक है। क्या है आपका, ये आपका 3 हेनरी का है स्टूडेंट, ये आपका क्या है 2 हेनरी का। आगे की ओर चलते हैं। रिस्पेक्टिवली हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है स्टूडेंट वो आपका क्या है 2 हेनरी है, ठीक है। 2 हेनरी है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आपका एम से सूचित करते हैं स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग L1 से इसको सूचित करेंगे। ये दूसरा नंबर है तो इसको किससे सूचित करेंगे, L2 से सूचित करेंगे। आगे की ओर चलते हैं। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसा कनेक्टेड है स्टूडेंट, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि ये बोल रहा है, ठीक है। कैरिंग ए करंट, इसमें करंट पास कर रहा है स्टूडेंट। कितना करंट पास कर रहा है, 4 एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है इस कॉइल के थ्रू। अब देखो कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, और बोल रहा है कि तो म्यूचुअली फ्लक्स आर इन सेम डायरेक्शन। ये आपका जो म्यूचुअल फ्लक्स है स्टूडेंट, यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है ये आपका यहाँ पर डॉट होगा और यहाँ पर डॉट होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब ये यदि यहाँ पर है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर होगा। अपोजिट रहता तो ये यदि यहाँ पर रहता तो यहाँ पर यदि रहता डॉट तो ये अपोजिट होता। सेम साइड मतलब ये आपका इन करने के पोजीशन में, ये भी इन करने के पोजीशन में, तो होगा सेम साइड। यदि स्टूडेंट सेम साइड रहेगा तो इसका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। देखो ये यदि आपका क्या है 2 सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। ये आपका L1 है, ये आपका क्या है L2 है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये क्या माइनस है, ठीक है। ये आपका डॉट है, ये आपका डॉट है, ठीक है। ये दोनों म्यूचुअली कनेक्टेड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन को सूचित करना है। अब देखो स्टूडेंट ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का साइन ये प्लस है, ये आपका माइनस है। ये सेल्फ इंडक्टेंस का ये प्लस है, ये क्या है माइनस है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर देखना कि यहाँ पर इसका साइन को इंडिकेशन करने के लिए यहाँ का डॉट को देखना है कहाँ पर है। तो यहाँ का डॉट कहाँ पर है, प्लस है में है, तो यहाँ पर क्या करना, प्लस करना, ठीक है। अब देखो यहाँ का डॉट का सिग्नेचर को फाइंड आउट करने के लिए देखना है कि यहाँ का डॉट कहाँ पर है, प्लस में, ये क्या होगा, प्लस होगा। तो यदि ये प्लस हो गया स्टूडेंट, ये माइनस होगा, ये प्लस हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यदि सेम साइड में रहेगा तो L इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा आपको याद रखना होगा, L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। और इसके कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होते M होगा। और इसके कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। मतलब दोनों कॉइल में इसके कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M होगा, और इसके कारण यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो M होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस क्या हो जाएगा, 2M आ जाएगा। L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 प्लस क्या हो जाएगा, 2M आ जाएगा। L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना होगा। यदि आपका सेम साइड रहे, सेम डायरेक्शन रहे तो ये फॉर्मूला होगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन होता स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन होता तो इसका फॉर्मूला याद रखना होगा। L1 प्लस क्या हो जाता है, L2 हो जाता है और माइनस 2M हो जाता है, ठीक है। ये अपोजिट के लिए नीचे वाला है, सेम साइड के लिए क्या है, सेम साइड के लिए क्या है, ऊपर वाला है, ठीक है। ये आपका सेम डायरेक्शन के लिए, ये आपका सेम डायरेक्शन के लिए, सेम ऊपर वाला स्टूडेंट सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और नीचे वाला जो है
ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसको याद रखोगे तभी जाके प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा ये वाला ऊपर वाला, तो एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है, L2 प्लस क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। L1 का वैल्यू 3 दिया गया स्टूडेंट, L2 का वैल्यू 2 दिया गया 2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या दिया गया 2 दिया गया। इसका मतलब 3 2 क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 हेनरी। तो एल इक्विवेलेंट कितना आ गया 9 हेनरी आ गया। अभी तक आंसर नहीं आया, अभी आपको एनर्जी निकालना, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला बताए थे, हाफ एल इक्विवेलेंट और क्या होगा आई का स्क्वायर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट हाफ हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट का वैल्यू 9 आया है और आई का वैल्यू कितना दिया गया 4 दिया गया। इसका मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा 9 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 नंबर क्या हो जाएगा 72 जूल। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 72 जूल आ जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि यदि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, अगर अपोजिट रहता तो ये आपका सेम का फिगर है, यदि अपोजिट रहता तो फिगर होता है स्टूडेंट आपका ये इस तरह करके रहता, ये आपका ऐसे रहता, ये आपका L1 रहता, ये आपका L2 रहता, डॉट यहाँ पर रहता और यहाँ पर डॉट रहता, तो अपोजिट साइड में रहता। तो इसके लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो M होता, तो इसका एल इक्विवेलेंट जो होता वो क्या होता ये होता। जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये होगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तो आपका ये होगा। ठीक है, आपको याद रखना होगा, सेम डायरेक्शन में ये फॉर्मूला, अपोजिट डायरेक्शन में ये फॉर्मूला। यहाँ पर पूछ रहा है सेम डायरेक्शन, इसलिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, एल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला को यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा 72 जूल। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को आपको रिटर्न करना तो आप रिटर्न कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब 10 नंबर लास्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं कि लास्ट वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि लिमिनस एक लक्स किसके बराबर होता है। कुछ नहीं है, एक लक्स बराबर क्या होता है, एक ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद रखोगे, एक लक्स बराबर 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 लक्स किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 1 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 1 लक्स किसके बराबर होता है, तो 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, आपको याद रखना होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, कैंडेला होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 10 गो प्रॉब्लम था, 10 प्रॉब्लम बेहद कॉन्सेप्चुअल था, कुछ प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसका आंसर पता रहेगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। और कुछ प्रॉब्लम फॉर्मूला बेसिस पर था, यदि उसको फॉर्मूला पता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ प्रॉब्लम था आपका कॉन्सेप्चुअल, जिसमें सीधे आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। तो उस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस तरह का कॉन्सेप्ट का चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलो स्टूडेंट वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है। यहीं पर एंड करते हैं। ये आपका क्या था, सेट नंबर आपका था कितना था स्टूडेंट्स, सेट नंबर आपका 22 था। 22 में हम 10 प्रॉब्लम लिए। इससे पहले हम लोग क्या किए, 21 सेट को कंप्लीट किए। 21 सेट को आपको क्या करना, कवर करना, पूरा रिवीजन मारना, सबका आंसर आपको क्या करना, याद रखना है, तभी जाके एग्जाम में क्या कर सकते हो, अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए स्टूडेंट क्या करना, कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मतलब याद नहीं रख पाओगे तो विद इन द टाइम आपको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगा। इसीलिए सभी प्रॉब्लम का आंसर आपको क्या करना चाहिए, हरगिज़ याद रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।